Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BSU. तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में तो हम लोग अभी सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह देख चुके हैं, मतलब उससे रिलेटेड कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो एक बार समझते हैं क्वेश्चन है क्या। फिगर शोज अ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए, यानी ये जो फिगर है इसमें हमें एक क्यूबिकल वॉल्यूम दिया गया है जिसका एज लेंथ ए के बराबर है। इन रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, मतलब ये जो रीजन है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, विच डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें तो समथिंग कुछ इस तरह से है, एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब होगा किसी भी डायरेक्शन में बट एक्स कोऑर्डिनेट में डिपेंड कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन कुछ उधर होने वाला है। एज फॉलोज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म होता तो हर जगह कांस्टेंट ही होता, बट अब चूंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसका डायरेक्शन समथिंग पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा कुछ। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन क्यूबिकल वॉल्यूम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्यूबिकल वॉल्यूम में कितना इनक्लोज्ड, मतलब चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, मतलब इसमें इस क्यूबिकल वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अब इसे हम कैसे पता करें कि इस क्यूबिकल वॉल्यूम में चार्ज होगा या नहीं, ये तो मतलब यहाँ पे तो कुछ दिया है नहीं, तो मतलब हम कैसे पता करें कि कुछ ना कुछ चार्ज इसमें होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास गॉस थ्योरम है। अब गॉस थ्योरम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इनक्लोज्ड चार्ज कुछ नहीं होगा, पहले एक बार आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हमारे पास एक क्यूब है जिसका एज लेंथ समथिंग ए है और इस रीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे, जो कि बराबर है E एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वोल्ट पर मीटर। और हमें इस क्यूब में नेट एनक्लोज्ड चार्ज कितना है वो फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग एक बार नोट कर लो। तो हमारे पास रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वोल्ट पर मीटर के बराबर। अब यहाँ से अगर हम देखें, हम पता कैसे करें कि इसमें कुछ चार्ज होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिया है नहीं। कुछ दिया होता तो फिर भी हम लोग जान पाते कि हाँ होगा या नहीं होगा, बट अभी कुछ है नहीं। तो इसके लिए हमारे पास गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या होता है कि जो भी नेट फ्लक्स किसी सरफेस से पास कर रहा है वो बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो कि बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी अगर किसी भी गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज अगर जीरो हो जाए तो उससे नेट फ्लक्स जीरो पास कर रहा होगा। यानी अगर एनक्लोज्ड चार्ज को हम जीरो कर देते हैं तो फ्लक्स भी तो जीरो हो जाएगा, यानी इंटीग्रल E डॉट डी ए का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अब इसमें एक बार समझ के देखते हैं, मतलब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये सब जो सरफेस होंगे, मतलब ये वाला सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर समथिंग ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस वाले सरफेस से तो नेट फ्लक्स जीरो पास कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो अपना होता है E डॉट डी ए के बराबर होता है, जहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, मतलब मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ। तो थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यानी इसका वैल्यू जीरो। तो इस वाले सरफेस से अगर देखें, ये जो सरफेस है इससे जीरो फ्लक्स पास कर रहा है। सिमिलरली इस वाले सरफेस से अगर देखें, ये जो अपना सरफेस है, मतलब ये वाला जो भी सरफेस होगा, इस वाले सरफेस से अगर देखें तो इसका एरिया वेक्टर समथिंग पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में, इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी इसका एरिया वेक्टर जो होगा के कैप में है। और
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, यानी ये जो सरफेस है अगर उसको बना के देखें तो कुछ इस तरह का सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच अगर देखें तो इस केस में भी 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो इस केस में भी नेट फ्लक्स जीरो ही होगा। यानी ये जो क्यूब है अपना, क्यूब का ये जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, फिर ये जो बॉटम सरफेस है, ये बॉटम सरफेस, और ये इधर वाला सबसे मतलब उधर साइड वाला सरफेस, ये चारों फेस से अगर देखें, इन चारों फेसेस से नेट फ्लक्स जीरो पास कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बट ये दोनों जो सरफेस है, ये वाला सरफेस मतलब सॉरी ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों फेस से अगर देखें तो उसका सीन कुछ इस तरह से होगा। इसका एरिया वेक्टर समथिंग इधर की तरफ और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली इस वाले को देखें तो इसका एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है। अब अगर हम देखें तो इस सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा, जो मतलब किसी भी पॉइंट को देखें, उनका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए के बराबर ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें ए दिया हुआ है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है वो समथिंग a, 0,0 है। इस वाले पॉइंट का अगर देखें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सिमिलरली ए ही होगा, यानी जेड एक्सिस से अगर देखें तो इसका डिस्टेंस ए दिया हुआ है। तो इस पूरे फेस से देखें, पूरे फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे देखें तो एक्स पे ही वेरी कर रहा है, बाकी वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे तो वेरी कर नहीं रहा है। इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर वेरी कर रहा है तो इस पूरे फेस पे, ये जो फेस है, इस पूरे फेस पे अगर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए के बराबर ही होने वाला है। तो इस वाले फेस से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि इस पूरे फेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसके बराबर ही होगा। ई एक्स मतलब ई एट ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी वोल्ट पर मीटर के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि इस फेस पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए के बराबर ही होगा। सिमिलरली ये वाला फेस अगर देखें, ये जो सबसे साइड वाला फेस इधर किनारे का फेस है, इस किनारे वाले फेस को अगर देखें तो इस पे भी जो भी पॉइंट होगा वो उन सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 2a के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि a तो एक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और दूसरा इसका एज लेंथ भी a ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो ये 2a, 0,0 होगा। तो यानी इस फेस पे, इस पूरे फेस पे जो भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करें उन सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2a के बराबर ही होगा। तो ये जो फेस होगा, इस फेस के सभी पॉइंट से ही जो नेट फ्लक्स पास इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा वो बराबर होगा a इंटू 2a का होल स्क्वायर प्लस b वोल्ट पर मीटर के। अब यहाँ से जैसा कि देखने में ही हमें मालूम हो रहा है कि इन दोनों का वैल्यू सेम तो है नहीं, यानी अगर फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस मतलब डायरेक्शन में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस वाले फेस से एंटर कर रहा है, तो एंटरिंग फ्लक्स मतलब नेट फ्लक्स जो भी होगा, यहाँ से अगर मान लेते इस वाले फेस से φ2 फ्लक्स एग्जिट कर रहा है और इस वाले फेस में φ1 फ्लक्स इंटर कर रहा है, तो नेट फ्लक्स इस ऑब्जेक्ट से या फिर ये जो बॉडी है इस बॉडी से नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा? φ2 माइनस φ1 के बराबर ही। क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेट करने के दौरान हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो एग्जिटिंग फ्लक्स है मतलब जो बाहर निकल रहा है माइनस जो एंटर कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस ही नेट फ्लक्स होता है। तभी तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड या फिर मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी हो, बट अगर कुछ इस तरह का होता है कि जितना आया उतना एंटर कर गया, मतलब जितना एंटर किया उतना ही एग्जिट कर गया, उस केस में नेट फ्लक्स अपना जीरो हो जाता है और चार्ज एनक्लोज्ड भी जीरो होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जितना फ्लक्स आ रहा है उतना एग्जिट कर नहीं रहा है। इस वाले फॉर्मूला से देखें तो एंटरिंग फ्लक्स जो है यहाँ से φ1 या φ1 लिख सकते हैं या φ एंटर ये भी लिख सकते हैं, जो कि इस वाले फेस से एंटर कर रहा है φ1 के बराबर। वो कितना है? वो है AQ प्लस B वोल्ट पर मीटर के बराबर। और φ2 जो एग्जिटिंग फ्लक्स है वो बराबर है 4AQ प्लस B वोल्ट पर मीटर के। अब यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एग्जिट कर रहा है फ्लक्स और जो एंटर कर रहा है वो दोनों बराबर तो है नहीं, यानी नेट फ्लक्स जो अपना है फाई नेट इज इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 के बराबर होगा। जो एग्जिट कर रहा है माइनस जो एंटर कर रहा है, तो φ2 जो एग्जिट कर रहा है
सॉरी हाँ, जो एग्जिट कर रहा है वो है 4AQ प्लस बी माइनस जो एंटर कर रहा है AQ प्लस बी, यानी फाइनेट अगर देखें यहाँ से तो नेट फ्लक्स अपना 3AQ के बराबर आ गया, 3AQ के बराबर नेट फ्लक्स आ चुका है। अब हम गॉस लॉ से पढ़ चुके हैं, अब चूंकि ये फ्लक्स नॉन जीरो है, अगर जीरो फ्लक्स होता तब तो इस क्यूब में अगर हम देखें तो नेट चार्ज जीरो होता है, इनक्लोज चार्ज, बट ये फ्लक्स अपना नॉन जीरो आ चुका है। अब इस नॉन जीरो फ्लक्स के कारण अगर हम गॉस थ्योरम से देखें तो होगा क्या अपने पास, गॉस थ्योरम हमारे पास है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी जो भी इसमें इनक्लोज चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर अपना नेट फ्लक्स आने वाला है, जो कि बराबर है 3AQ के। तो यहाँ से अपना क्यू इनक्लोज्ड डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया 3AQ इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये अपना इनक्लोज चार्ज आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कैसे किए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होने वाला है, वो इस तरह से डिसाइड किए कि नेट एंटरिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो बराबर नहीं है जो एग्जिट कर रहा है उसके। अब दोनों बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो पास कर ही रहा है। अब वो जो फ्लक्स पास कर रहा है वो ∅2 माइनस ∅1 कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। ∅1 हमारे पास कुछ इतना आया, ∅2 कुछ इतना आया, इन दोनों का अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो नेट फ्लक्स इस क्यूब से जितना पास कर रहा है वो पता चला हमें, जो कि 3AQ के बराबर आया। अब ये जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से नेट फ्लक्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करे तो क्यू इनक्लोज्ड जो क्यूब में इनक्लोज्ड चार्ज है वो अपने पास 3AQ इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।